हेलो दोस्त, नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। दोस्त, आज हम बिहार पुलिस सेट नंबर 6 का डिस्कस करेंगे। तो दोस्त, सेट नंबर 6 जो बिहार पुलिस में है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी छोड़कर जीके जीएस का फुल डिस्कस आप लोग का डिस्कस करूंगा। और आप लोग उसे जब भी वीडियो देखें तो कलम और कॉपी के साथ रख कर देखें, ताकि जो भी आपको नहीं जानते हैं उसे आप नोट कर लीजिएगा। तो चलते हैं दोस्त, है ना कि क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11, है ना। क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लिया जाए कि जब नींबू के रस को खाने के सोडा में डाल दिया जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है, क्योंकि इसमें उत्पन्न कौन सी गैस होता है। तो उसमें उत्पन्न सा गैस जो होगा हाइड्रोजन होगा, है ना, ऑक्सीजन होगा और कार्बन डाइऑक्साइड होगा। कौन कौन सी गैस होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। देखिए, हाइड्रोजन का जो संकेत होता है, हाइड्रोजन के संकेत H होता है और ऑक्सीजन का जो संकेत होता है O होता है। और अगर बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का जो अणुसूत्र होता है वो CO2 होता है दोस्त, है ना। अब चलते कुछ पॉइंट के बाद बताते हैं आपको। कुछ पॉइंट है जो कि आपके हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताते हैं। आप लोग इसको एकदम हमेशा रट जाइए। कोई भी एग्जाम देने जाइएगा तो एक न एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही पूछा जाएगा। तो दोस्त, सबसे पहले बात कर लिए, नींबू में कौन सी अम्ल पाया जाता है? अगर नींबू में बात किया जाए तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? सिट्रिक अम्ल। नींबू में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिरका की अगर बात कर लिया जाए, सिरका की अगर बात कर लिया जाए तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्या? एसिटिक अम्ल, है ना। सिरका में कौन सी अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अगर बात करें लाल चींटी में, फॉर्मिक अम्ल। लाल चींटी में फॉर्मिक अम्ल, लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे आम में टाइटेरिक अम्ल, है ना, टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है कच्चा आम में। और इमली की अगर बात कर ली जाए, है ना, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है ना। इमली की अगर बात की जाए तो इमली में टाइटेरिक अम्ल, किसमें? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, ठीक है। अब देखिए, सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है? जब सोना और चांदी को हम जब सोना और चांदी को हम शुद्धिकरण करते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं दोस्त, नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। कौन सा अम्ल का? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? HNO3। क्या होता है? H, है ना, NO3। तो आप लोग से क्वेश्चन है, आप हमको बताइएगा आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ठीक है। आंवला में कौन सा अम्ल पाया जाता है तो आप हमको बताइए, कमेंट करिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन अगला है 11 की बात आ जाइए 12, है ना। 12 की बात कर रहा है कि फेन प्लावन प्रक्रम में किसके धातु कर्म के लिए किया जाता है? तो सल्फाइड आयक्स, किसके लिए? सल्फाइड आयक्स के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। कहता शरीर के संपर्क में स्प्लिट ठंडा अनुभूति होती है क्योंकि वह अत्यधिक जो है, क्योंकि जो है वह अत्यधिक वाष्पन, है ना, अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, क्योंकि वह अत्यधिक वाष्पशील होते हैं, ठीक है। अब देखिए 14 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 14 क्वेश्चन समझिएगा कि पेट्रोल के अस्फुटन रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए किसमें से किसे इस्तेमाल किया जाता है? देखिए ऑप्शन सुनिएगा, है ना। टेट्रामिथिल सीसा, टेट्राइथिल सीसा, टेट्रामिथिल सीसा, टेट्राइथिल सीसा। तो टेट्राइथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। क्या बोले? टेट्राइथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया यहां तक? अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। 14 हो गया, है ना। 15 कहता है काष्ठ का आसवन द्वारा बनाया गया एल्कोहल कौन सा गैस, कौन सा होता है? काष्ठ का आसवन द्वारा, काष्ठ का आसवन द्वारा बनाए गए जो है, बनाए गए एल्कोहल कौन सा एल्कोहल होते हैं? तो देखिए मिथिल एल्कोहल होते हैं। क्या होते हैं? मिथिल एल्कोहल। क्या बोले हम? मिथिल एल्कोहल। तो दोस्त मिथिल एल्कोहल का सूत्र होता है CH3
है ना, CH3OH, CH3 इथिल अल्कोहल, है ना। अब देखिए एक आता है इथिल अल्कोहल, इथिल अल्कोहल क्या होता है C2H5OH। इसे इथिल अल्कोहल को हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं, इथिल अल्कोहल को हम इथेनॉल के नाम से भी जानते हैं। अनाज का अल्कोहल किसको कहते हैं? तो दोस्त अनाज का अल्कोहल जो है हम लोग इथिल अल्कोहल को कहते हैं, ठीक है, इथिल अल्कोहल को कहते हैं। क्लियर हो गया ना? तो आप हम जो है फिर से रिपीट करते हैं, है ना। आप लोग इसको फिर से बोलिएगा, बताइए नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो नींबू में पाया जाता है सिट्रिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। लाल चिट्टी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। कच्चा आम में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टाइटेरिक अम्ल पाया जाता है। सोना और चांदी को शुद्धिकरण करने के लिए कौन सा अम्ल का प्रयोग करते हैं? तो क्या बताइएगा? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। अब बताए इथाइल अल्कोहल, है ना, मिथिल अल्कोहल, मिथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है? CA3COOH। इथिल अल्कोहल का सूत्र होता है C2H5OH। अनाज अल्कोहल किसे कहते हैं? इथिल अल्कोहल को। अनाज अल्कोहल किसे कहते हैं? इथिल अल्कोहल के। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 16 नंबर जो है हिंदी है, आप एक बार चलिए। हाँ 21 नंबर क्वेश्चन, कितना? 21। कहता है विशिष्ट ऊष्मा का एसआई मात्रक। देखिए विशिष्ट ऊष्मा का जो है एसआई मात्रक क्या होता है? तो जूल जो होता है, जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, है ना। फिर से सोचिएगा, विशिष्ट ऊष्मा का जो एसआई मात्रक है जूल प्रति केजी और प्रति केल्विन, है ना। अच्छा एक चीज आपको पता है, चलिए इसका कुछ पॉइंट हम आपको बता देते हैं, है ना, कि ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या? आपको ऊष्मा का एसआई मात्रक जूल होगा। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या? जूल होगा। द्रव्यमान का एसआई मात्रक केजी है। द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या? ताप। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन है। क्लियर हो गया ना? ताप का अगर एसआई मात्रक पूछे तो केल्विन है। अब तुमसे पूछ दिया जाए बताओ डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है, तो जवाब आना चाहिए वो भी ताप का है। डिग्री सेल्सियस किसका मात्रक है दोस्त? तो ताप का है, ये सब भूलिए नहीं। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक, देखिए पहले सबसे आपको माइंड में आया होगा कि सीजीएस मात्रक क्या? तो देखिए हम यहाँ क्लियर कर देते हैं सीजीएस मात्रक। सीजीएस मात्रक होता है सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम यूनिट, सेंटीग्राम सेकेंड सिस्टम ऑफ यूनिट। तो सीजीएस में जो है ऊष्मा का मात्रक होता है कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी, है ना, कैलोरी। ऊष्मा का क्या मात्रक होता है? कैलोरी होता है। तो यहां से क्लियर हो गया। आप लोग इसको एक बार फिर से बोलिए साथ में, है ना। विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक क्या है? जूल प्रति केजी प्रति केल्विन। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ऊष्मा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ताप का एसआई मात्रक क्या है? केल्विन। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। ऊष्मा का सीजीएस मात्रक क्या है? कैलोरी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में किस विद्युत चुम्बकीय तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? देखिए किस विद्युतीय चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का जो तरंगदैर्घ्य होता है सबसे कम होता है, वो होता है गामा किरण के। किसका होता है? गामा किरण का चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। क्या बोले? गामा किरण के चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य सबसे कम होते हैं। अब देखिए अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि विद्युत चुम्बकीय तरंगदैर्घ्य का सबसे अधिक, है ना, सबसे अधिक जो है किसका होता है? आप क्या क्वेश्चन होगी, ठीक है, कि आप हमको कमेंट करके बताइएगा कि विद्युत चुम्बकीय तरंग का, है ना, तरंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक किसका होता है? अब क्वेश्चन यहां देखिएगा, आप इसको जवाब दीजिएगा दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन है गामा किरण के खोज किसने किया था? तो गामा किरण के खोज किया था पोल ब्लाड, है ना, पोल बिलाड। अवरक्त किरण की खोज किसने किया? विलियम हर्शेल। रेडियो तरंग, है ना, रेडियो तरंग का खोज किसने किया? मार्कोनी, है ना।
क्या बोले, मार्कोनी, क्या बोले, मार्कोनी, मार्कोनी है ना, मार्कोनी। एक्स किरण की खोज किसने किया, एक्स किरण का खोज रोटेजन है ना, रोटेजन। अब देखिएगा, अब गामा किरण की आवृत्ति कितना होता है, ये भी 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से है ना, 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से 10 पे पावर 22 हर्ट्ज, ठीक है। और आवृत्ति का सही मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज। फिर से एक बार हम रिपीट कर देते हैं आप लोग का, है ना। अब जवाब दीजिएगा साथ साथ में। गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड, गामा किरण की खोज पॉल बिलार्ड। अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, अवरक्त किरण की खोज विलियम हर्शल, ठीक है। रेडियो तरंग का खोज मार्कोनी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी, रेडियो तरंग की खोज मार्कोनी। एक्स किरण की खोज रेटेजॉन, एक्स किरण की खोज रेटेजॉन, रोटेजन। गामा किरण की आवृत्ति कितना होता है, गामा किरण की आवृत्ति होता है 10 पे पावर 8 हर्ट्ज से 10 पे पावर 22 हर्ट्ज। आवृत्ति का अगर ऐसा मात्रक पूछे जाए तो आवृत्ति का ऐसा मात्रक होता है हर्ट्ज, ठीक है। आवृत्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज होता है। अब अगला क्वेश्चन को हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 23 कहता है किसी धात्विकी तार का प्रतिरोध P है, धात्विकी तार की लंबाई को 2 गुना कर देने पर नेप प्रतिरोधकता कितना हो जाता है। तो इसका ऑप्शन में देखिएगा दोस्त, इसका ऑप्शन अगर P रहे तो नेप प्रतिरोधकता P हो जाता है। आपको ये क्वेश्चन नंबर 23 का बात है, क्वेश्चन नंबर 23। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको हम बता रहे हैं जो इसका डिस्कस कर रहे हैं तो एक एक करके हम डिस्कस कर देते हैं कि प्रतिरोध का जो सूत्र होता है ना, प्रतिरोधकता का जो सूत्र होता है, प्रतिरोध है ना, प्रतिरोध गुणे क्षेत्रफल अब बटा लंबाई है ना। अब ध्यान से देखिए, अगर बोल दिया जाए कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, ठीक है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है, तो बोलिएगा ओम, क्या है, ओम। अब ही तुमसे पूछे कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या है, तो जवाब दीजिएगा ओम मीटर, क्या है, ओम मीटर, ठीक है, ओम मीटर। आगे बात करें लंबाई, लंबाई के जो है एसआई मात्रक क्या है, तो लंबाई के एसआई मात्रक मीटर है, ठीक है, लंबाई के एसआई मात्रक मीटर है। क्षेत्रफल के अगर पूछ दिया जाए कि बताइए क्षेत्रफल का जो एसआई मात्रक क्या है, तो मीटर स्क्वायर है, या वर्ग मीटर कह सकते हैं हम लोग, वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन है दोस्त कि मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध कितना होता है। जब मनुष्य सूखे हुए होते हैं, जिसमें नमी मतलब नहीं होते, उस समय उसका प्रतिरोध बताइएगा कितना है, ठीक है। क्या बोले, मनुष्य जब सूखे होते उसका प्रतिरोध कितना होते हैं, तो 10 पे पावर 5 ओम, 10 पे पावर 5 ओम होते हैं, ठीक है, 10 पे। लेकिन जब मनुष्य भींगा हुआ रहता है, जब मनुष्य भींगा हुआ रहता है तब 1500 ओम होते हैं। कितना होते हैं, 1500 ओम होते हैं। क्वेश्चन नंबर अब क्या है, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 25, जब एक समान आवेशित गोले के भीतर कोई बिंदु है तो वह वैद्युत विभव क्या होगा। देखिए, इसका वैद्युत विभव में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उतनी ही रहता है जितना वो सतह पर रहेगा, है ना, उतनी ही रहता है जितना वो सतह पर रहेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कहता है एक पिंड क्षैतिज क्षेत्र में समरूप वृत्तीय गति कर रहे थे, इसके नियत क्या होगा। देखिए क्षैतिज क्षेत्र में समान वृत्तीय गति से चल रहा है तो उसके लिए जो नियत होगा वो गतिज ऊर्जा हो जाएगा। क्या होगा, गतिज ऊर्जा हो जाएगा, ठीक है, गतिज ऊर्जा। अच्छा, आपको बता दिया जाए, देखिए अगर बात कर लिया जाए गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है इंपॉर्टेंट VVI है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर किसका होता है, गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है दोस्त। याद रखिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि आप लोग हमेशा कॉपी कलम लेकर रखिएगा। अगर कोई भी एग्जाम में बैठिए तो आपका ये सब क्वेश्चन पूछता है, एक नंबर 1-2 क्वेश्चन पूछ देता है। अब एक क्वेश्चन यहाँ है कि स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है, स्थितिज ऊर्जा का जो सूत्र होता है mgh। देखिए जी,
अगर बात कर ले, हाँ जी के बात कर लिया जाए तो गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण का मान है ना महत्तम है ना, गुरुत्वीय त्वरण का मान महत्तम धुर पर होता है। किस पे होता है? धुर पे होता है। अब देखिए एक बात यार अगर कर लिया जाए तो जी का जो मान होता है 10 न्यूटन, या बात करें 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब यहां भी देख लीजिए जाए, कहता है विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सा राशि है। देखिए आपका ध्यान में रखिए, जिसमें वेग आ रहा है ना, वेग, संवेग, बल, विस्थापन, त्वरण, ये सभी जो है सदिश राशि है। वो क्या है? सदिश राशि है। याद रख लीजिएगा, कौन सा राशि है? सदिश राशि है। वेग का ऐसा, वेग का जो मात्रक होते हैं है ना, वेग का जो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट होता है, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट वेग का जो होता है वो क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। विस्थापन का भी होता है मीटर, विस्थापन का क्या होता है? मीटर होता है। अब बल का होता है न्यूटन, बल का जो होता है न्यूटन होता है, बल का क्या होता है? न्यूटन होता है, ठीक है। त्वरण, अगर बात कर लिया जाए त्वरण का जो है, त्वरण का ऐसे मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। किसका? त्वरण का, ठीक है। संवेग का जो मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, वो संवेग का ऐसा मात्रक होता है। देखिए बताइएगा बल का सीजीएस मात्रक, बल का सीजीएस मात्रक क्या होगा? जल्दी, बल का सीजीएस मात्रक जल्दी जल्दी बताइएगा, ठीक है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। क्या होता है? डाइन होता है, ठीक है। क्लियर हो गया है ना 25-26 तक? एक बार आप रिपीट कराते हैं, फिर से देख लीजिएगा यहां से, और यहां तक करा चुके हैं। प्रतिरोधकता का सूत्र क्या होता है? प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। प्रतिरोधकता का सूत्र होता है प्रतिरोध गुने क्षेत्रफल बटा लंबाई। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है, प्रतिरोधकता का ऐसा मात्रक ओम मीटर होता है। लंबाई का ऐसा मात्रक मीटर होता है। क्षेत्रफल का ऐसा मात्रक वर्ग मीटर होता है। और मनुष्य के सूखे शरीर का प्रतिरोध 10⁵ ओम होते हैं। मनुष्य के भीगे शरीर का प्रतिरोध 1500 ओम होते हैं। विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। विस्थापन बल संवेग त्वरण वेग कौन सी राशि है? सदिश राशि। वेग का ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड होता है। विस्थापन के ऐसा मात्रक मीटर होता है। बल का ऐसा मात्रक न्यूटन होता है। त्वरण के ऐसा मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। संवेग के ऐसा मात्रक केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। गतिज ऊर्जा सूत्र हाफ mv स्क्वायर होता है। स्थिति ऊर्जा सूत्र mgh होता है। गुरुत्वीय त्वरण के मान महत्तम कहाँ होता है? ध्रुव पे होता है। जी का मान कितना होता है? 10 न्यूटन या 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। कहता है निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए निम्नलिखित में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? देखिए निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए, ठीक है, निरपेक्ष प्रतिरोध को मापने के लिए वही स्टोन ब्रिज विधि का प्रयोग किया जाता है दोस्त, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ओम का नियम, ध्यान से देखिएगा। अच्छा ओम का नियम जो होता है, ठीक है, V समानुपाती I होता है। V समानुपाती I होता है किसका? ओम का नियम का, है ना। ओम का नियम जो होता है V समानुपाती I होता है। तो अब देखिए यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं हम लोग, तो कोई एक देते हैं कॉन्स्टेंट, है ना। क्या देते हैं? कॉन्स्टेंट। तो क्या बोल रहे हैं? एक देते हैं हम लोग नियतांक, जिसे हिंदी में कहते हैं ना, कॉन्स्टेंट। तो देखिए क्या हो जाएगा? V बराबर IR, V बराबर IR, यही ओम का नियम है, ठीक है। अब यहां से देखिए हम लोग R प्रतिरोध के जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? V बटा I। अब देखिए V जब निकालिएगा तो आपको पता है कि V बराबर होता है IR, हाई या ना। धारा जब निकालेंगे तो V बटा R। ध्यान से सुनिएगा दोस्त, ठीक है। अगर ओम का नियम,
ओम का नियम के भी समानुपाती आई होता है। अगर हम समान अनुपाती के चिन्ह हटाते हैं तो एक कॉन्स्टेंट का चिन्ह देते हैं, कॉन्स्टेंट देते हैं, जो यहाँ ताप का रूप में R एक प्रतिरोध होता है ना। तो V बराबर IR हो गया। यहाँ से जब हम प्रतिरोध के निकालेंगे तो देखिए गुना है R के साथ, इधर कर देंगे भागा हो जाएगा, V बटा I हो जाएगा। V मतलब होता है विभवांतर और I मतलब होता है धारा। ठीक है, जब हम विभवांतर के निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, I गुने प्रतिरोध, मतलब धारा गुने प्रतिरोध हो जाएगा। अब यहाँ जब धारा के निकालेंगे तो विभवांतर बटा प्रतिरोध हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, आप लोग बताइएगा, हम जल्दी कमेंट करिएगा कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, जल्दी कमेंट करके बताइए हमको। ठीक है, तो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट होता है ना। क्या बोल रहे हैं, विभवांतर, विभवांतर का एसआई मात्रक जो होता है ना वोल्ट होता है। क्या होता है, वोल्ट होता है। अब बताइए धारा है ना, धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। क्लियर हो गया है ना। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ है। कहता है क्वेश्चन नंबर, हाँ एक को इसी से संबंधित है, रॉल विधि किससे संबंधित है। ठीक है, रॉल विधि जो है किससे संबंधित है, तो प्रकाश का परिकीर्णन, प्रकाश का परिकीर्णन से है ना, परिकीर्णन से। तो दोस्त आप एक बार रिपीट कर देते हैं, फिर से समझ जाइएगा। ओम का नियम भी समानुपाती आई होता है, तो भी बराबर IR हो जाता है। प्रतिरोध के निकालेंगे सूत्र, विभवांतर बटा धारा होता है। विभवांतर का जब सूत्र निकालेंगे तो धारा गुने प्रतिरोध होता है। धारा का सूत्र निकालेंगे तो विभवांतर बटा प्रतिरोध होता है। विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है और धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। रेले विधि किससे संबंधित है, तो प्रकाश का परिकीर्णन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, खुले फ्यूज का प्रतिरोध कितना होता है। खुले फ्यूज का जो प्रतिरोध होता है वो अनंत होता है। खुले फ्यूज का प्रतिरोध अनंत होता है। देखिए ओम्स लॉ अभी बताए हैं, ओम्स लॉ में भी समानुपाती आई होता है, भी बराबर IR हो गया, भी बराबर IR। अब देखिए फ्यूज तार किसका बना होता है, फ्यूज तार जो है किसका बना होता है, शीशा और टीन का बना होता है। किसका होता है, शीशे और टीन, PB और ASN के बना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नोट कर लिया जाए और आप इसके हमेशा आप लोग याद रखेगा। फ्यूज तार किसका बना होता है, शीशे और टीन का। फ्यूज तार किस क्रम में जोड़ा जाता है, देखिए फ्यूज तार जो होता है किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम संयोजन में, श्रेणी क्रम संयोजन में। अच्छा एक चीज बताइए, श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है क्या होता है, जल्दी जल्दी बताइएगा। श्रेणी क्रम संयोजन का जो सूत्र होता है तो क्या होता है, याद रखेगा, R बराबर है ना, RP बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। इस श्रेणी क्रम में जोड़ा हुआ, अगर ये पैरेलल समांतर में जोड़ा रहे तो 1 बटा RP बराबर 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस 1 बटा R3 होता है। ठीक है, ये किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, ये समांतर क्रम में। अगला क्वेश्चन है कि प्रेरित धारा की दिशा निम्न में से किसके द्वारा प्राप्त होता है। प्रेरित धारा की दिशा जो दोस्त वो जो प्राप्त होता है फ्लोमिंग के दाएं हाथ के नियम से। किसके, फ्लोएम के दाएं हाथ के नियम से। नहीं, फ्लोएम के दाएं हाथ के नियम क्या कहता है, जो सुनिए, फ्लोएम के दाएं हाथ का नियम कहता है कि अगर आप इस प्रकार है ना, अगर आप इस प्रकार अंगूठे को अपने दाएं हाथ को फैलाएं कि अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा, इस प्रकार अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा एक दूसरे के लंबवत हो और अंगूठा दिशा को है ना, अंगूठा जो होता है, अंगूठा की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की है ना, चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है और तर्जनी धारा की दिशा को दर्शाता है और अनअंगुलीय जो होते हैं वो चुंबकीय सुई का विक्षेप करके बताते हैं। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है दोस्त, अगला क्वेश्चन की अगर बात कर लिया जाए,
कि वह तापमान जो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के लिए आवश्यक होता है। देखिए जब नाभिकीय संलयन होता है तो उसके लिए तापमान कितना होता है, तो 10 पे पावर 7 केल्विन, 10 पे पावर 7 केल्विन। आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पे काम करता है। तो हाइड्रोजन बम जो काम करता है वो नाभिकीय संलयन पर, किस पे, नाभिकीय संलयन पर। अब परमाणु बम किस सिद्धांत पे काम करता है, तो नाभिकीय विखंडन पर, है ना, नाभिकीय विखंडन पे काम करता है। अब देखिए नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन होता क्या है, समझिए मेरी बात को। नाभिकीय संलयन नाभिकीय विखंडन होता क्या है, तो मेरे बात को गौर से सुनिएगा, है ना। नाभिकीय संलयन की बात करें, जब दो नाभिक, छोटे छोटे नाभिक जब आपस में जुड़ जाता है, जुटने के बाद एक बड़ा नाभिक का निर्माण कर लेता है, और निर्माण होने में, है ना, वो बहुत सारा क्या होता है, प्रकाश उत्पन्न करता है और ऊर्जा हमें देता है। जिसे कारण देखिए ये जो होता है, आप कह सकते हैं हाइड्रोजन जो बम है वो नाभिकीय संलयन का सिद्धांत पे कार्य करता है। और यही एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में बन जाता है, जिससे काफी मात्रा में ऊर्जा प्रकाश मिलता है ना। जब एक बड़ा नाभिक टूटकर छोटे छोटे नाभिकों में विखंडित हो जाता है, इस क्रिया को नाभिकीय विखंडन कहते हैं, है ना, नाभिकीय विखंडन कहते हैं। क्लियर हो गया ना। तो परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पे कार्य करता है, ठीक है, परमाणु बम जो है नाभिकीय विखंडन पर काम करता है, कार्य करता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कहता उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ था, संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ था, मूल संविधान के अंतर्गत हुआ था, 44वें संविधान संशोधन, 85। अब देखिए संविधान प्रावधानों से हटकर हुआ था, क्या कि संविधान प्रावधानों से, संविधान प्रावधानों से हटकर हुआ था, है ना। अब ध्यान से देखिए भारत का, है ना, प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन था। तो देखिए दोस्त, भारत का जो था प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। क्या बोल रहे हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री। अब भारत का प्रधानमंत्री कौन था, प्रथम प्रधानमंत्री कौन था के बाद बोले, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन था। तो प्रथम के बात कर लिया जाए, है ना, प्रथम के बात कर लिया जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम जो है वो राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम कौन थे, राष्ट्रपति थे, ठीक है। अब वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति कौन है, वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू। भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है ना। तो आप सभी जानते हैं हमारा जो है भारत के प्रथम मतलब वर्तमान प्रधानमंत्री था कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, है ना। अब आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, है ना। क्वेश्चन नंबर है आपका 32। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, यह उक्ति इनमें से किस पर लागू होता है। यह उक्ति जो लागू होता है राष्ट्रपति, इस किस पे लागू होता है, तो राष्ट्रपति पर लागू होता है। आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति जो है त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है ना। क्लियर हो गया यहाँ तक। अब आइए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, अब सुनिए थोड़ा सा क्वेश्चन है अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 75 क्या कहता है? अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 75 है राष्ट्रपति, है ना, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री मंत्री का नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है, नियुक्ति करता है ना, नियुक्ति करता, नियुक्ति गलती लिखा है, नियुक्ति, नियुक्त करता है, ठीक है, नियुक्त करता है। तो आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल 75 संबंधित है दोस्त, है ना, कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। आर्टिकल जो है 53, आर्टिकल 53 किससे संबंधित है? आर्टिकल 53 है राष्ट्रपति राष्ट्र का, है ना, राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक संवैधानिक प्रधान होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 81, आर्टिकल 81 क्या है? आर्टिकल 81 के अंतर्गत है कि लोकसभा का गठन होना, किसका? लोकसभा का गठन, लोकसभा का गठन। आर्टिकल कितना के बात कर रहा है? 81, लोकसभा गठन 81, और राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होते हैं आर्टिकल 53। आर्टिकल 75 जो है राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। फिर से सुनिएगा आर्टिकल, अब आ जाइए आर्टिकल 93। आर्टिकल 93 जो कहता है इसके जो आर्टिकल 93 के जो अंतर्गत है कि लोकसभा में, है ना, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष और उप अध्यक्ष का चुनाव, ठीक है, क्लियर कर लीजिएगा। फिर से आपको बता देते हैं आर्टिकल जो है, सबसे पहले क्वेश्चन इसका था, देखिए समझिए, कोवार राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है किंतु राष्ट्र का नियुक्त नहीं करता है। यह युक्ति किस पर लागू होता है? तो राष्ट्रपति पर। अभी बताएं भारत के जो राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। तो आर्टिकल अगर बात कर ली जाए, आर्टिकल जो है आर्टिकल 75 किससे संबंधित है? आर्टिकल जो 75 संबंधित है दोस्त कि राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री का नियुक्त करता है, ठीक है। आर्टिकल 53 जो है राष्ट्रपति राष्ट्र का संवैधानिक प्रधान होते हैं। आर्टिकल 81 है, आर्टिकल 81 दोस्त कि लोकसभा का गठन होता है। आर्टिकल 93 जो है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव किया जाता है। क्लियर हो गया ना? अब देखिए अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन है 53 नंबर क्वेश्चन। 53 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सॉरी 33 नंबर क्वेश्चन है ना, कितना? 33 क्वेश्चन कहता अर्थव्यवस्था का टॉक ऑफ स्ट्रॉन्ज से संबंधित है। तो जो संबंधित है दोस्त, है ना, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है, अर्थव्यवस्था तीव्र गति से उड़ान भरने लगती है। अब देखिए 34 कहता है विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र की स्थापना किस देश के दर्ज पर किया गया था? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देने के लिए भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्रों की स्थापना किस देश के दर्ज पर किया गया था? ये किया गया था चीन। किस पे? चीन पे, है ना, चीन। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रयुक्त किया जाता है। वो जो प्रयुक्त किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण का पूर्व, है ना, डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है। डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है, वो आपको देखी जाती है पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में, पूर्ण सूर्य ग्रहण की शुरुआत में डायमंड रिंग की घटना देखी जाती है।
अच्छा एक चीज बताइए, आपका है सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण है ना, सूर्य ग्रहण पहले ही बताया, सूर्य ग्रहण जो है कब लगता है, सूर्य ग्रहण जो है वो कब लगेगा, तो सूर्य ग्रहण जो लगेगा आपको अमावस्या का, है ना, और सूर्य ग्रहण जो लगता है अमावस्या का लगता है। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, अमावस्या का लगेगा, और चंद्र ग्रहण जो लगता है वो पूर्णिमा के दिन लगता है। देखिए सूर्य ग्रहण जब लगता कैसे है, तो देखिए इस सूर्य है और ये जो पृथ्वी है ना, सूर्य और पृथ्वी, सूर्य यहाँ है, पृथ्वी और यहाँ है सूर्य। जब आपको पता है कि इसका जो सर्किल होते हैं, इसका जो चक्कर लगाते हैं चंद्रमा, पृथ्वी के जो चक्कर लगा रहे हैं चंद्रमा, यही चंद्रमा, ये जो चंद्रमा चक्कर लगा रहे हैं, ये घूरते घूरते ये इसका नजदीक आ जाता है, मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है। सूर्य और पृथ्वी के जो बीच चंद्रमा आ जाता है तो क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आता है तो क्या ग्रह लग जाता है, सूर्य ग्रहण लग जाता है, सूर्य ग्रहण हो जाता है, सूर्य ग्रहण लगते हैं। तो आपको पता है कि सूर्य ग्रहण अमावस्या, अमावस्या को लगते हैं, अमावस्या को लगते हैं। ठीक है, अभी ही देखिए, अब अगला समझिए चंद्र ग्रहण की बात कर लेते हैं। देखिए चंद्र ग्रहण जो है ना, चंद्र ग्रहण जो है सूर्य के बीच पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है, चंद्रमा का बीच पृथ्वी आ जाते हैं, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं, जिसके कारण कौन से ग्रहण लग जाते हैं, तो चंद्र ग्रहण लगते हैं, है ना। कौन सा ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं, चंद्र ग्रहण जो लगते हैं वो पूर्णिमा का लगते हैं। कब लगते हैं, पूर्णिमा के। फिर से समझ लिया दोस्त, है ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण लगता है ना, सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाता है तो चंद्र ग्रहण लगता है। क्लियर हो गया ना। चंद्र ग्रहण कब लगेगा, तो पूर्णिमा के लगेगा। सूर्य ग्रहण कब लगेगा, सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को लगेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन है कि भारत में किस क्षेत्र का ग्रीष्मकालीन मानसून सबसे पहले आता है, तो पश्चिमी घाट से आता है। कहां से आता है, तो पश्चिमी घाट से आता है। क्लियर हो गया ना, कहां से आता है, पश्चिमी घाट से आता है। ठीक है, 38 की अगर बात किया जाए, ठीक है 38, चलिए देखिएगा, है ना, पेरियार वन जीव अभ्यारण्य है ना, किसके लिए प्रसिद्ध है, तो जो प्रसिद्ध है हाथियों के लिए। किसके लिए, हाथियों के लिए। पेरियार वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो केरल में। कहाँ है, केरल में। पखाल अभ्यारण्य है ना, पखाल अभ्यारण्य कहाँ है, तो तेलंगाना। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य, चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो वाराणसी में। अब कहता है कन्हा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ है, तो मध्य प्रदेश। ठीक है, कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य, डोलमा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है, तो झारखंड में है। कहाँ है, तो झारखंड में है। दचगम नेशनल पार्क कहाँ है, तो यह जम्मू कश्मीर में। ठीक है, जम्मू कश्मीर में। तो एक बार दोस्त, ठीक है, इसको फिर से एक बार देखिएगा जल्दी। ठीक है, पेरियार वन जीव रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए। पेरियार वन जीव कहाँ है, तो केरल में। पखाल अभ्यारण्य कहाँ है, तेलंगाना में। चंद्रप्रभा वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, वाराणसी में। कन्हा नेशनल पार्क उद्यान कहाँ है, मध्य प्रदेश में। डोमला वन जीव अभ्यारण्य कहाँ है, झारखंड में। दचगम नेशनल पार्क कहाँ है, जम्मू कश्मीर में। ठीक है, फिर से देखिएगा, दचगम नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में, डोमला वन्यजीव अभ्यारण्य झारखंड में, कन्हा नेशनल पार्क उद्यान मध्य प्रदेश में, चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य वाराणसी में, पखाल अभ्यारण्य तेलंगाना में, पखाल वन्यजीव अभ्यारण्य तेलंगाना में, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में है। पेरियार वन्यजीव रिजर्व किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्त। तो आज हम 38 तक के लिए क्वेश्चन करते हैं।